ठीक है सर। अब ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, देखिए वैसे तो एनपीओ का प्राइमरीली मकसद क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो है ना, किसी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। किसमें सर? सर वो उनके वहां पर मतलब सब्सिडरी एक्टिविटीज होती हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ, देयर आर सब्सिडरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। सर इसकी एग्जांपल क्या होती है? देखें, अगर हम बात कर रहे थे क्या बोलते हैं ड्रीम वर्ल्ड की, तो सर ड्रीम वर्ल्ड में ये होता है कि उसमें जो है सर, आपने देखा होगा टक शॉप होती है, कभी कभार आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा टक शॉप होती है। ठीक है। कैफे होता है, कोई शॉप होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर कैफे हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, और शॉप। ठीक है सर, कोई शॉप वगैरह हो गई। ठीक है। अगर ऐसा केस है, इफ दिस इज द केस, तो सर फिर हमें क्या करना होगा? देन ट्रेडिंग अकाउंट में भी प्रिपेयर्ड। देन सही है सर। अच्छा सर, फिर क्या होगा? ये जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही बनता है। ठीक है। और फिर अगर ओवरऑल प्रॉफिट जो भी कमाया जाएगा, या अगर लॉस होगा इन एक्टिविटीज में, तो वो कहां पर लेके जाया जाएगा? इज देन टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। समझ में आई बात? सर मैं वैसे बनाने के मूड में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए सर, इस तरह से बनता है कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग डालते हैं। सर यहाँ पर सेल्स आएगा, कोई सर्टेन अमाउंट का, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड कर देंगे परचेजेस, और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। कुछ इस तरह से। ये मेरे पास टोटल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंशियल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरे पास आ जाएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में याद रखें, देखें मेरी बात समझे। सर अगर रेस्टोरेंट कोई चला रहा है, तो जो उसमें शेफ की सैलरीज होगी वो तो रेस्टोरेंट से डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना। वो रेस्टोरेंट का डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो सर फिर वो यहां पर डिडक्ट भी होगा, लेस करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यहां पर होगा, वो यहां पर डाल देंगे। और सर फिर हमारे पास अगर कोई प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट उठाकर हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, ओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे।
यहाँ से प्रॉफिट आ गया तो ये प्रॉफिट उठ के चला जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। सही है भाई? कोई परेशानी, मसला, टेंशन, मुसीबत, पंगा? डन। फिर अब मेरे पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। देखें यार, ये ना कभी पेपर में आप लोगों के लेवल पे नहीं आएगा, ठीक है? थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, कभी भी ना आया है ना आएगा, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है ना फिर अगर आ गया, अगर टेस्ट हो गया तो क्या करेंगे? सही है, एक्सक्लूड तो नहीं हुआ हुआ पेपर में, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि लाइफ मेंबरशिप नहीं आएगा। आया नहीं है लेकिन कभी आएगा भी नहीं, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ेगा कि कभी अगर आ गया तो मसला हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि ना, अगर एनपीओ क्या करे, एनपीओ अपने मेंबर से ये कहे कि यार आप ना एक लमसम में लेट से एक लाख, ठीक है, और आप ना लाइफ मेंबर बन जाओ। अगर आप में से कोई ड्रीम वर्ल्ड गया हो तो उसने ये केस देखा होगा, ठीक है? अगर आप में से कभी कोई ड्रीम वर्ल्ड गया हो तो उसने या वहां पर देखा होगा कि वहां पे लाइफ मेंबर्स बन सकते हैं आप। तो सर फिर क्या होगा, आमतौर पे आम हालात में ना बस इतना याद रखिएगा कि ना वो बंदा एक लमसम अमाउंट देगा और हम उस लमसम अमाउंट को अमोटाइज करेंगे किस पर, एक आर्बिट्री नंबर पर, टिपिकली 10 साल 20 साल। ये डिपेंड करेगा एनपीओ की पॉलिसी पर। आम हालात में एनपीओ कितने साल पे अमोटाइज करती है, ये एनपीओ की पॉलिसी डिसाइड करेगी। ठीक है सर, वो सवाल में आपको लिख के देगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ सम टाइम पॉसिबल फॉर क्लब मेंबर टू पे वन ऑफ फी एज सो एज टू ऑब्टेन लाइफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब, such fee should be credited initially to a life membership account and should then be transferred to income and expenditure account with equal amounts। ठीक है, हर मैंने एक अगर लेट से 1 लाख रुपए उठाए, देख एक भाई लाख मैं रुपए रफ लिए। किससे ले लूं? भाईजान, सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपने 1 लाख रुपए अगर लिए, अब एनपीओ की पॉलिसी थी 10 साल पे उसको अमोटाइज करना, 10,000 हर साल हम इनकम में लेकर जाएंगे। ठीक है, सिंस इट इज डिफिकल्ट फॉर क्लब मेंबर टू एस्टिमेट फॉर द लाइफ ऑफ मेंबर, के भाई अब मेंबर कितने साल आपके मैं उसका एनपीओ का पार्ट बन रहेगा, तो ये निकालना मुश्किल काम है। ठीक है, सो इट इज नॉर्मल फॉर क्लब टू ट्रांसफर लाइफ मेंबरशिप फी टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर एन आरबीटी नंबर, टिपिकली 10 or 20 एज शोन एज लायबिलिटी और स्पेशल फंड इन द एसओएफपी। और सिंस आपने उससे ले लिए पैसे तो ये अब आपके एक्यूमुलेटेड फंड में जाएगा। ठीक है, पेपर में नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा इस हद तक याद रखना है। ठीक है, इस हद तक याद रखना है सर कि अगर पेपर में लाइफ मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या करेंगे, वहां पर पेपर में एक आर्बिट्री नंबर लिखा हुआ होगा, आर्बिट्री नंबर लिखा होगा 10 साल या 20 साल, उस 10 साल को उठाएंगे, उससे डिवाइड करेंगे, 1 साल का कहाँ लेकर जाएंगे, इनकम में, बाकी 9 साल का लाइबिलिटी बना देंगे। डन हो गई बात? जी भाई, सर डन है? बता दें सर, बता दें प्लीज बता दें। पेपर में अगर सवाल आएगा लाइफ मेंबरशिप का, दोबारा बोल रहा हूँ, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 साल का इनकम बनाएंगे, 9 साल का लायबिलिटी बना देंगे। ठीक है, ये फंड में डाल देंगे, क्या होता है आगे अभी देख भी लेंगे अगर सवाल में आया तो। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ। सर मैं बनाने जा रहा हूँ ए बी सी क्लब का।
अच्छा, अब होगा क्या सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने एसेट्स को लिस्ट डाउन करने, एसेट्स कह रहा हूँ, इनकम को लिस्ट डाउन करनी है, एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करने, और खत्म। सर आप यहाँ पर लिखेंगे इनकम। इनकम में क्या क्या आता है सर? सब्सक्रिप्शन इनकम, सर प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, सर ग्रांट एंड डोनेशंस, सर गिफ्ट्स, सर बस लाइफ मेंबरशिप फी। सर ये सारी चीजों को सम करेंगे आप, तो सर आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। और सर फिर आप उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? वही सेम तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस में क्या होते हैं सर? मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, सर मेरे पास रेंट एक्सपेंस आ गया, वेजेस एंड सैलरीज आ गई, बैड डेट आ गया, और क्या हो गया सर? लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। सर और क्या आएगा? बस काफी है सर, इतनी सारी चीजें? हाँ सर बहुत है। इन सबको सम करें, लेस करें। अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा इट मींस आपके पास सरप्लस स्लैश डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों के ऊपर फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सर अगर कोई इशू है, कोई मसला है तो पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। डन। अब्दुल्ला भाई मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज। ओके थैंक यू सर, अजान हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर इसको भी समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखिए अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो सर फिर फायदा क्या होगा? सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और सर अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इनकम से, तो इस केस में क्या होगा सर? डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सही है सर। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सर एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, हम फटाफट बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं एनपीओ की। मेरा आपसे सवाल है सर, एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, यस या नो में जवाब दें।
हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे। हाँ सर पढ़े थे। सर जब हमने वो पढ़ा था तो हमने जो है ना वहां पर कैपिटल निकाला था। ठीक है, हम उसको कहते थे कैपिटल। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम उसको कैपिटल नहीं कहेंगे, कैपिटल के अगेंस्ट हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा, होता क्या है ये फंड? ये कहता है एन एक्यूमुलेटेड फंड इज अ रिजर्व। सर ये एक रिजर्व होता है। ठीक है, इज अ टोटल रिजर्व, टोटल रिजर्व होगा इज द टोटल रिजर्व ऑफ मनी बिल्ट। जैसे कैपिटल होता है वैसे ही होता है ये, बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाय अ एनपीओ ओवर टाइम। सही है सर। ये निकलता कैसे है सर? सर ये निकलता है नेट एसेट्स, यानी कि नेट एसेट्स के बराबर होता है, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट्स, यानी माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू नेट एसेट, जो के बराबर होता है एक्यूमुलेटेड फंड के। देखिए, अब आपको ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा एक्यूमुलेटेड फंड का। आपको सवाल में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड दिया हुआ होगा, एक सर्टेन अमाउंट होगी, आप इधर ऐड करेंगे सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और सर इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड। सही है भाई। सर अगर डेफिसिट आएगा तो आप लेस करेंगे, ये बात हमें क्लियर थोड़ा सा पता होना चाहिए। सही है सर। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा, बैलेंस शीट बनाते हैं। हम बनाने जा रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कोई मसला तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये बोल रहे हैं सर हम बहुत स्पीड स्पीड से आगे निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? नो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो आया है, बाकियों को समझ में आ गया। चलें सर स्टार्ट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मशीन है लेट से, क्लब के इक्विपमेंट है। ठीक है सर, ये दोनों नेट बुक वैल्यू पर हमने लिखे।
टोटल आ गया इसका, सम कर दिया। याद रखिएगा, दीज ऑल शुड बी मस्ट, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नेट बुक वैल्यू पर आएंगे। NBV नेट बुक वैल्यू पर आएंगे। आप सब लोगों को ये बात पता होगी नेट बुक वैल्यू क्या होता है। फिर आए करंट एसेट्स पर। सर यहाँ पर मेरे पास होगा इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखे बल्कि क्लब लिख दें। सर मेरे पास यहाँ पर होगा सब्सक्रिप्शन इन अरियर, जो मुझे पैसे अभी लेने हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। सर उसके बाद यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल से कैश एंड बैंक। और सर उसके अलावा यहाँ पर आ सकता है, बस सर मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं है ना। फेयर इनफ। अच्छा हाँ, बल्कि छोड़े, काफी है इतना। बाकी देख लीजिएगा नेचर वाइज, अगर कोई चीज आपको मिल जाए कि आपको लगे कि भाई ये एसेट है, तो उसको फिर हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये आ गए टोटल एसेट्स। उसके बाद एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज। सर अगर हम बात करें एक्यूमुलेटेड फंड की, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा। मैं इसमें ऐड कर दूंगा सरप्लस ऑफ इनकम। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, इसमें हमने सरप्लस को ऐड कर दिया। ये हमारे पास बैलेंस बन गया। अच्छा सर, फिर हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पर सबसे पहले। हाँ जी। सर यहाँ पर आप लिख दें, चले सर। फिर आप यहाँ पर लिख दें नॉन करंट लायबिलिटीज, या पहले करंट लायबिलिटीज लिख दें। सर यहाँ पर हमारे पास आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ली वो आ जाएगा। ठीक है, पेबल फॉर सप्लाईज, अगर कोई पेबल है तो वो आ जाएगा। अगर कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो वो आ जाएगा। बस सर। हाँ सर, कोई इस तरह का सीन है। और सर नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, अगर कोई लोन लिया हुआ है आपने, अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आ जाएगा। सर आप इन सब का सम करेंगे तो ये बन जाएगा फंड्स एंड लायबिलिटीज। और ये अमाउंट और ऊपर वाली अमाउंट
हमेशा हमेशा एग्री करनी चाहिए। ठीक है भाई। ये वाली अमाउंट जो कि हमारे पास बैलेंस शीट का रूल भी है, हमें ये बात पता भी है कि हमारी दोनों चीजें एग्री करनी चाहिए। सही है सर। मेरा ख्याल है सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। कोई चीज ऐसी है सच बाकी नहीं है, अगर आपको लगता है कुछ बाकी है तो मुझे बताएं। अगर कुछ ऐसी चीज लगती है आपके ख्याल में कि सर हमें ये कभी बाकी रह गया, हमने ये नहीं करा, तो मुझे बताएं। अदरवाइज मैं खुद ही सोचता हूँ कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया। चलें सर, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक छोटा सा मजीद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दैट इज रिलेटेड टू रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। या हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मजीद आपके पास आ सकता है। दैट इज कैलकुलेशन, जो आप में से तकरीबन सबको आता होगा। सर आपको ना टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि यार आप है ना, आप जो है ना परचेजेस जो आपने किए वो निकालो। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल सर, करते हैं एक्सप्लेन। देखिए सर, हमारे पास ना, देखिए सर, हम ये अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। ट्रेड पेबल का बैलेंस, अच्छा मुझे एक बात बताएं। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होगा सर? सिंस ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पर बैलेंस BD, और सर क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड पर बैलेंस CD। अगर मैं परचेजेस करता हूं तो मैं क्या एंट्री बनाता हूँ? परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। और सर अगर मैं बैंक से पेमेंट करता हूं तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ ट्रेड पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट।
तो सर हमने ट्रेड पेबल का अकाउंट डेबिट किया, यहाँ रेफरेंस लगा दिया बैंक का, और यहाँ पर हमें सेंस इस वाली साइड पर, क्रेडिट साइड पर क्रेडिट परचेजेस मिल जाएगा, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। और हम ये इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें परचेजेस का अमाउंट नहीं दिया हुआ होगा, हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ होगा, और हमसे कहा जाएगा कि आप क्रेडिट परचेजेस खुद निकाल लो। तो सर हम ये अकाउंट बनाएंगे, बैंक से रेफरेंस लगाएंगे, सारी चीजें देख दाख के करेंगे, फिर उसके बाद क्रेडिट परचेज या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ परचेजेस कैश पर हुई होंगी, जिसको हम कैश परचेजेस बोलेंगे, और हमारे पास कुछ परचेजेस होंगी क्रेडिट पर, जिसको हम क्रेडिट परचेजेस बोलेंगे। सर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल परचेजेस, और ये हमारे पास चली जाएगी एनपीओ के ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी सर ये अकाउंट देख लें सर, बिल्कुल ये पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई परेशानी है तो पूछे। कल से इंशाल्लाह ताला अजीज 500 पर शुरू करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने अच्छी तरह से कवर किया है, थोड़ा डिटेलिंग में जाकर सारी चीजों को देख भी लिया है। कल की क्लास से इंशाल्लाह इसके प्रॉपर सवालात देख लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप मैंने आपको इसको समझा दिया होगा अच्छी तरह। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।